नमस्कार, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 12 अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इसके पार्ट 3 की। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट की चर्चा करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या का दिखाया गया एक भारत का मानचित्र है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 राज्यों को दर्शाया गया है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनसंख्या संगठन की। जनसंख्या संगठन किसी भी क्षेत्र के लिंग, आयु का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जाति, लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं, नगरीय ग्रामीण विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन को जनसंख्या संगठन कहते हैं। और जिसमें आप देख रहे हैं ग्रामीण नगरीय संगठन, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के चित्र दिखाए गए हैं। और हम लोग बात करें ग्रामीण नगरीय संगठन की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.2% जनसंख्या नगरीय है, जबकि 68.8% जनसंख्या ग्रामीण है। और अब हम लोग आगे बात करेंगे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, शिक्षा, परिवहन, संचार, उद्योग और सेवाएं इत्यादि की वजह से लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण। इसके कुछ कारण हैं, इन कारणों को हम लोग जान लेते हैं। इन कारणों में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक में व्यापार और रोजगार आते हैं, और ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। निम्न नगरीकरण वाले क्षेत्र, तो आइए हम लोग बात करते हैं मध्य व निम्न गंगा मैदान, इन क्षेत्रों में निम्न नगरीकरण है, जिसका कारण कृषि है। तेलंगाना एवं पश्चिमी राजस्थान, इसमें निम्न नगरीकरण कारण असिंचित क्षेत्र का होना है। उत्तर पूर्व के दूर दराज पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र, मध्य एवं पूर्वी भाग क्षेत्र, इन क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या मिलती है। और हम लोग आगे बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। तो आप चित्र में देख रहे हैं भारत के अलग अलग क्षेत्र के गांव को दर्शाया गया है। और 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में कुल 6,40,867 गांव हैं, जिनमें 83,31,00,000 लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों में ग्रामीण प्रतिशत वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषाई संगठन की। तो भारत में लगभग 179 भाषाएं हैं, जिन अगर बोलियों की बात करें तो लगभग 544 बोलियां हैं। अगर हम संविधान की अनुसूचित भाषाओं की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। और हम लोग आगे बात करते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण की। तो आधुनिक भाषाओं की बात करें तो इन भाषाओं को 4 प्रकार में बांटा गया है। आस्टिक यानी निषाद 1.8%, द्रविड़ 20%, चीनी तिब्बती किरात 0.85%, भारतीय यूरोपीय आर ये सबसे ज़्यादा है, 73% है। तो इसको हमें याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रतिशत किस भाषा परिवार का है, तो भारतीय यूरोपीय आर ये 73% है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण की हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद धार्मिक समूह की बात करेंगे तो सामान्यतः हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बड़े बड़े धर्म समूह हैं, चित्र में भी आप देख रहे हैं, और इनके ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और धार्मिक समूह में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध हैं, इनके निवास क्षेत्र। हिंदू की बात करें तो भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाक सीमा के कुछ जिले, उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र, दक्कन पठार मैदान के कुछ जिलों को छोड़कर संपूर्ण भारत में हिंदू निवास करते हैं। वहीं मुस्लिम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली लक्षद्वीप में ये लोग निवास करते हैं। ईसाइयों की बात करें तो गोवा, केरल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, छोटा नागपुर, पठार, मणिपुर में। इसके बाद सिखों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। और जैन की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के नगरीय क्षेत्रों में ये मिलते हैं। और बौद्ध की बात करें तो महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बौद्ध लोगों का निवास है। अब बात करते हैं श्रम जनसंख्या संगठन। आप श्रमिकों को देख रहे हैं। श्रम जनसंख्या का संगठन, तो
श्रमिकों को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, ऐसे श्रमिक जिनको एक साल में 183 दिन काम मिलता है, यानी 6 महीने काम मिलता है, उनको मुख्य श्रमिक कहा जाता है। दूसरे होते हैं सीमांत श्रमिक, जिनको 183 दिन से कम काम मिलता है, उनको सीमांत श्रमिक कहते हैं। और तीसरे होते हैं अश्रमिक, ये लगभग 60% है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अधिक श्रमिक जनसंख्या प्रतिशत वाले क्षेत्र। तो इनमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय आते हैं, जिनमें श्रमिकों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। कृषक और कृषि मजदूर 54.6%, घरेलू औद्योगिक श्रमिक 3.8% और अन्य श्रमिकों की बात करें तो 41.6% आते हैं। इसके बाद 2001 में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का प्रतिशत 58.2 था, जो 2011 में घटकर 54.6% हो गया। अगर हम व्यावसायिक संवर्ग की बात करें तो इसमें कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक आते हैं। और कुछ क्षेत्रों को देखते हैं जहां पर श्रमिकों का अधिक प्रतिशत होने के कारण बताए गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिक श्रमिक मिलते हैं। इसका कारण यहाँ पर कृषि कार्य अधिक होता है और जो श्रमिक हैं वो कृषक हैं। यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हो पाया है या कम हो पाया है, इसलिए यहाँ पर श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है। बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। सिंचाई इत्यादि के कारण नहीं है, मृदा की अच्छी मृदा उपलब्ध नहीं है, साथ में औद्योगिकरण भी कम हुआ है, इसलिए यहाँ पर कृषकों की संख्या अधिक है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी की बात करें तो इन क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं वो सेवाओं में लगे हुए हैं और यहाँ पर बेहतर औद्योगिकरण हुआ है। अब बात करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो इस पार्ट में हमने जो सीखा है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है। तीसरा प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य का प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें है। और कुछ प्रश्न और हैं, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, आइए उन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रश्न था, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन कौन हैं। तो इसमें से दादरा नगर हवेली, जिसका वृद्धि लिखा हुआ है 55.90%, ये सर्वाधिक रहा। इसके बाद दमन दीव, पुदुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर हैं। दूसरा प्रश्न था, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन कौन है, जिसमें नागालैंड, इसका वृद्धि सबसे कम रहा था -0.6, ये माइनस है 0.6। इसके बाद केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम थे। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ये प्रश्न था। तो दो समय बिंदुओं के बीच किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था, जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारक कौन कौन हैं, वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला प्रश्न था, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई, ये 1911 से 1921 तक दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न था, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के क्या कारण थे। तो निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक कारक थे। इसके बाद किस अवधि में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, 1951 से 1981 की भी जनसंख्या विस्फोट हुआ था। और अगला प्रश्न था, घटती जनसंख्या काल किसे कहते हैं, ये 1981 के बाद के काल को घटती जनसंख्या का काल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा पार्ट पढ़ा और दूसरे पार्ट के प्रश्नों को सॉल्व किया।